बच्चों कल हमारी एमओटी एंड हुई थी, ठीक है। अब हम इस चैप्टर के कुछ टॉपिक बचे हैं, 3-4 उनको अरेंज करते हैं, ठीक है। चलिए देखो, हम 2 कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। चलिए देखिए बच्चों, पहले एक हिंट डालिए, हिंट, ठीक है। हिंट ये है कि आप यहाँ 2 रूल पढ़ने वाले हैं, है ना। एक पढ़ने वाले हैं फेजांस रूल, फेजांस रूल क्या बताएगा। ये जो आयनिक बॉन्ड होते हैं, जैसे Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ये आयनिक बॉन्ड है। ये सिंपल क्या होता है, अट्रैक्शन। और कोवलेंट बॉन्ड क्या होते हैं, जिसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो, शेयर हो। तो अब केमिस्ट्री में एक चीज़ कह दी गई है, एक्सेप्ट होमोटॉमिक मॉलिक्यूल, जैसे H2 है, O2 है, N2, जिनके सभी एटम इक्वल है, उनमें तो परफेक्ट कोवलेंट करेक्टर आ जाएगा। लेकिन इसके अलावा दुनिया में कोई भी ऐसा मॉलिक्यूल नहीं है जो परफेक्ट कोवलेंट हो। हर कोवलेंट में आयनिक करेक्टर होता है और हर आयनिक में कोवलेंट करेक्टर होता है। मतलब कोई भी कोवलेंट बॉन्ड है उसमें पक्का आयनिक करेक्टर आएगा, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज आएगा। और कोई भी आयनिक बॉन्ड है उसमें थोड़ा बहुत कोवलेंट करेक्टर आएगा, मतलब इलेक्ट्रॉन शेयर्ड होंगे। तो जो फेजांस रूल है ये बताता है आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, है ना। आयनिक कंपाउंड में कोवेलेंट करेक्टर बताएगा ये कि आप ये जो आयनिक बॉन्ड देख रहे हो ना, ये पूरी तरीके से आयनिक नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं कोवेलेंट बॉन्ड आया हुआ है। कितना आया, कम आया, ज़्यादा, वो आपको अभी पता चलेगा। और सेकेंड आप पढ़ोगे इसका जस्ट उल्टा, दैट इज डाइपोल मूवमेंट। डाइपोल मूवमेंट ये बताएगा आपको आयनिक करेक्टर इन कोवेलेंट कंपाउंड। देखो बच्चों क्या कह रहा है कि कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है होमोएटॉमिक को छोड़ के, जिसके सभी एटम सेम है उसको छोड़ के, दुनिया का कोई भी कोवेलेंट कंपाउंड है उसमें से कोई एक एटम होगा जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ थोड़ा या ज़्यादा शिफ्ट कर लेगा, जिसपे उस पर कौन से चार्ज आएंगे, नेगेटिव, और जिसकी तरफ से आएगा पॉजिटिव। तो एक कोवेलेंट बॉन्ड में कौन सा करेक्टर आ गया, आयनिक करेक्टर। तो दिस इज डाइपोल मूवमेंट। तो डाइपोल मूवमेंट बताएगी आपको कोवेलेंट बॉन्ड में आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट कंपाउंड में आयनिक करेक्टर, और फेजांस रूल बताएगा आयनिक कंपाउंड में कौन सा करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर। ये दोनों रूल जस्ट एक दूसरे के वाइस वर्सा हैं, ठीक है। तो ये पहले लिख लो, फिर हम करते हैं फेजांस रूल स्टार्ट। हिंट को लिखो पहले, क्योंकि अधिकतर लोगों को तो यही नहीं पता होता कि फेजांस रूल किस बारे में है, डाइपोल मूवमेंट किस बारे में है। उनसे पूछ लो फेजांस रूल क्या है, तो ये है फेजांस रूल। अगर आप इतना भी बोल देते तो दैट इज फेजांस रूल है। ये बताता है कोवेलेंट करेक्टर। कोवेलेंट करेक्टर मतलब कौन से बॉन्ड बनने लगेंगे, कोवेलेंट बॉन्ड। किस में बनने लगेंगे, आयनिक बॉन्ड में। आयनिक बॉन्ड, आयनिक कंपाउंड, मतलब आयनिक कंपाउंड में कौन सा बॉन्ड पाया जाएगा, कोवेलेंट करेक्टर किस में जाएगा, कोवेलेंट बॉन्ड में। कोवेलेंट करेक्टर लिख लो, कोवेलेंट बॉन्ड लिख लो, कोवेलेंट कंपाउंड लिख लो, आयनिक कंपाउंड लिख लो, दोनों अलग है। इसमें आयनिक में कोवेलेंट बता रहे हो, कोवेलेंट में आयनिक बता रहे हो, जस्ट उल्टा है। मतलब फेजांस रूल में कोई आयनिक मॉलिक्यूल है तो आप उसमें कोवेलेंट बॉन्ड बताना चालू कर दोगे कि भैया इसमें कहीं ना कहीं कोई कोवेलेंट बॉन्ड भी है, जैसे द फेजांस रूल। हाँ साइंटिस्ट हैं।
साइंटिस्ट थे। इनका बहुत फेमस रूल है, बहुत ज़्यादा फेमस, खूब क्वेश्चन आते हैं इससे, फेजांस रूल, और जाना माना रूल है। और ये उल्टा है, ये वाला कोवलेंट बॉन्ड में बताने लगेगा कि थोड़ा थोड़ा आयनिक करेक्टर आ रहा है। जैसे एक दूसरे, अभी पूरा डिटेल से पढ़ना है तो आपने हिंट लिखवा दी है कि दोनों रूल किस बारे में है, ठीक है। अभी पूरा डिटेल में लिख रहे हैं एक एक करके। डाल लीजिए हेडिंग फेजांस रूल। फेजांस रूल, फेजांस रूल, फेजांस रूल। फेजांस रूल डाल लीजिए हेडिंग बच्चों, फेजांस रूल। चल ठीक है, बड़ा सिंपल सा रूल है, आपको भी समझना है ध्यान से, ठीक है। चलिए एक एक चीज, फेजांस रूल, फेजान का नियम है ना, फेजांस रूल। देखिए इसमें इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट, इट टेल्स अबाउट कोवेलेंट करेक्टर, इट टेल्स अबाउट कोवेलेंट करेक्टर, करेक्टर लिख सकते हो, नेचर लिख सकते हो, जो आपका अच्छा लगे आपको वर्ड। इट टेल्स अबाउट कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक, आयनिक, आयनिक कंपाउंड भी लिख सकते हो बच्चों, आयनिक मॉलिक्यूल भी लिख सकते हैं आप, है ना, आयनिक बॉन्ड भी लिख सकते हैं आप, है ना, जो आपको अच्छा लगे। इट टेल्स अबाउट कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। दुनिया का कोई भी बॉन्ड 100% आयनिक नहीं है, सब आयनिक बॉन्ड में कुछ ना कुछ कोवेलेंट करेक्टर होता है। सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट कौन है? सीजियम। और सबसे इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट कौन है? फ्लोरीन। तो सबसे ज़्यादा इससे अच्छा आयनिक बॉन्ड तो कहीं बन नहीं सकता, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन देगा और ये सबसे ज़्यादा लेगा। लेकिन इसका भी हमने आयनिक परसेंटेज निकाला था, अराउंड 90% आयनिक करेक्टर आया था, चेक कर लीजिए आप लोग। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में निकाला था परसेंटेज ऑफ आयनिक करेक्टर, 90% के आसपास इसका आयनिक करेक्टर आया था, मतलब 10% इसमें क्या था? कोवेलेंट करेक्टर था। ये दुनिया का सबसे इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट मतलब जो सबसे आसानी से इलेक्ट्रॉन देगा, तो इसमें मैक्सिमम पॉजिटिव चार्ज हो, इसमें मैक्सिमम नहीं। तो ये सबसे अच्छा आयनिक मॉलिक्यूल है, ये भी 100% आयनिक नहीं है। तो इसमें भी 10% कोवेलेंट करेक्टर आ गया। 10% कोवेलेंट करेक्टर आ कैसे गया? बॉन्ड तो आयनिक बना था, तो बॉन्ड बनने के बाद कोई फिनोमिना हो रहा है, उसी फिनोमिना को एक्सप्लेन करने आए हैं आपके फेजांस। तो सबसे पहली चीज़ अपने दिमाग में इस चीज़ को तो याद ही करना है कि कोई भी आयनिक मॉलिक्यूल 100% आयनिक नहीं है, पक्का उसमें कुछ ना कुछ कौन सा बॉन्ड आने वाला है? कोवेलेंट बॉन्ड आने वाला है। वो कैसे आएगा वो अभी हम बताते हैं आपको। तो ये किसके बारे में है रूल? ये आयनिक बॉन्ड में कौन सा बॉन्ड बताएगा? कोवेलेंट बॉन्ड बताएगा। ये बता देगा कि जो आपने आयनिक बॉन्ड बनाया ना, आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? एक पूरा इलेक्ट्रॉन दे देता है किसी को, तो जो देगा उस पर पॉजिटिव चार्ज, जो लेगा उस पर नेगेटिव चार्ज, तो ये बनना चाहिए आयनिक बॉन्ड। लेकिन बाद में क्या होता है, कुछ ऐसा होता है कि इलेक्ट्रॉन जो इसने दिए हैं वो इलेक्ट्रॉन वापस खींच के शेयर करना चालू कर देता है। तो शेयर करना चालू कर देगा तो कौन सा बॉन्ड बनना चालू हो जाएगा? कोवेलेंट। तो कुछ एक घटना होने वाली है। इट टेल्स अबाउट कोवेलेंट करेक्टर इन आयनिक कंपाउंड। अब देखिए, अब आ रही है इनके रूल की एक लाइन, पूरा रूल ही वही है। ये क्या कहते हैं? कोवेलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा होगा जितना ज़्यादा पोलराइजेशन होगा। कहीं सुना आपने पोलराइजेशन? आज के पहले हमने डायगोनल रिलेशनशिप में और एनॉमलस बिहेवियर में लिखवाया था कि जो पहला एलिमेंट होता है उसकी पोलराइजिंग पावर क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये हमने बताई थी आपको, लेकिन वहाँ हमने इस पूरा डिटेल से नहीं समझाया था क्योंकि बहुत टाइम लग जाता ना। अब आज आपको पूरा समझा रहे हैं। तो लिखिए, नीचे से लिखिए, अकॉर्डिंग टू
अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल, फेजांस जी को आप जब भी लिखिएगा तो कैपिटल से लिखिएगा, है ना, स्टार्ट विथ कैपिटल लेटर। अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल, द कोवेलेंट करेक्टर, अकॉर्डिंग टू फेजांस रूल, द कोवेलेंट करेक्टर, द कोवेलेंट character, according to Fejan's rule, the covalent character in ionic compound the covalent character in ionic compound is directly proportional to the extent of पोलराइजेशन। दिस इज द फाइनल वर्ड। इनने पोलराइजेशन को एक्सप्लेन किया है, जेड करके भी लिख सकते हो, एस करके भी लिख सकते हो, पोलराइजेशन। तो क्या कहते हैं फैजान साहब? कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर, कोवेलेंट करेक्टर कितना ज़्यादा होगा? जितना ज़्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन। तो बेस बच्चों, आपको पोलराइजेशन समझना है। अब अगर आप पोलराइजेशन समझ गए तो आप कोवेलेंट करेक्टर समझ जाओगे। इसको नोट करिए। दिस इज द फेजांस रूल, दिस इज द फाइनल फेजांस रूल। ये है फेजांस जी की पंच लाइन। कोवेलेंट करेक्टर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है पोलराइजेशन के। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, ठीक है। देखिए, इसको रिवाइज करते हैं रूल को। ये रूल किस चीज़ को बताता है? कोवेलेंट करेक्टर को। कोवेलेंट करेक्टर को किस में बताता है? अब कोवेलेंट करेक्टर कोवेलेंट कंपाउंड में थोड़ी बताएगा, कोवेलेंट करेक्टर दूसरे में बताएगा। किस में? आयनिक कंपाउंड में। अब इनके अकॉर्डिंग उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर आएगा जितना ज़्यादा क्या होगा? पोलराइजेशन। अब अगर आप पोलराइजेशन समझ गए तो आप कोवेलेंट करेक्टर समझ गए, और कोवेलेंट करेक्टर समझ गए आप आयनिक कंपाउंड में, तो ये बन जाएगा फेजांस रूल। तो चलिए अब हम आपको पोलराइजेशन समझाते हैं। ठीक है, क्या है पोलराइजेशन? ठीक है ना, हेडिंग डालिए, पोलराइजेशन। हेडिंग है, सब छोटी छोटी सब हेडिंग चल रही हैं। पोलराइजेशन, पोलराइजेशन, पोलराइजेशन। ठीक है, अब पहले बच्चों हम आपको समझाएंगे पोलराइजेशन क्या है, फिर इसके बाद हम आपके लिखवाएंगे। देखिए, किसी भी एलिमेंट ने इलेक्ट्रॉन दे दिए तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज, है ना। तो जे हमने उस एलिमेंट को बना दिया और जे उसका पॉजिटिव चार्ज बना दिया, है ना। एक कोई भी एलिमेंट है, मान लीजिए सोडियम है तो Na पॉजिटिव है, कैल्शियम है तो Ca+2 है ना, पॉजिटिव चार्ज। तो बाई डिफॉल्ट हमने इसको कोई पॉजिटिव चार्ज का एलिमेंट मान लिया। इसने एक इलेक्ट्रॉन दे दिए हैं। अच्छा, इसने इलेक्ट्रॉन किसको दिए हैं? सामने वाले को। तो ये हमने नेगेटिव आयन बना दिया। ठीक है, ये नेगेटिव आयन। ठीक है, जानबूझ के हमने कैटायन को छोटा और एनायन को बड़ा बनाया। क्यों? वो रीजन बताइए। इसने इलेक्ट्रॉन दे दिए, एक भी दे सकता है, दो भी दे सकता है, तीन भी दे सकता है, कुछ जितने भी उसकी इच्छा है। जैसे सोडियम है और क्लोरीन है, इसके बाद बैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन? 1, और क्लोरीन के पास कितना? 7। तो Na ने अपना एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो Na पे कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव।
और Cl के पास 1 2 3 4 5 6 एक, और एक जो इसने दे दिया नेगेटिव, तो ये कौन सा बॉन्ड बन गया? आयनिक बॉन्ड। अब कुछ समय बाद क्या होगा, ये तो पॉजिटिव चार्ज है और ये क्या है? नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन है। तो ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये यहाँ के इन इलेक्ट्रॉनों को अपनी तरफ खींचना चालू कर देगा। तो ये Na पॉजिटिव, ये इलेक्ट्रॉन खींच के कहाँ ले आया? बीच में, यहाँ पर। और यहाँ पर अब Cl के पास कितने इलेक्ट्रॉन बचे? ये 6। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसके पास थे, जिसके कारण इस पर पूरा 100% नेगेटिव चार्ज आ रहा था, वो इलेक्ट्रॉन पूरी तरीके से इसके पास ना होके कहाँ आ गए? कहीं ना कहीं बीच में आ गए। ये क्या हो गए? शेयर। और शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड। हालांकि हम ये नहीं कह रहे कि बिल्कुल 100% शेयर हो गए, लेकिन थोड़ा बहुत ही इसकी तरफ से शिफ्ट होके यहाँ बीच में आना चालू जाते हैं। तो आयनिक बॉन्ड में हमने एक लाइन लिखवाई थी, इट फॉर्म बाय कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। मतलब इसके पास से पूरा चला जाए तो इस पर पूरा पॉजिटिव, और इस पर पास आ जाए तो इस पर पूरा नेगेटिव, ये आयनिक बॉन्ड। लेकिन ये पूरा बनने के बाद ये देखता है कि हमारे पास पॉजिटिव चार्ज है, तो इन इलेक्ट्रॉन को कहीं ना कहीं अपनी तरफ खींचने लगता है, जिससे ये इलेक्ट्रॉन बीच में आना चालू हो जाते हैं। जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन बीच में आएंगे, इसका नेगेटिव चार्ज थोड़ा कम होने लगेगा और इसका पॉजिटिव चार्ज थोड़ा कम होने लगेगा। तो आयनिक करेक्टर थोड़ा कम होने लगेगा, और कौन सा करेक्टर बढ़ने लगेगा? दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। और ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ पर खिसक के आए हैं, इसको बोलते हैं डीफॉर्मेशन। इलेक्ट्रॉन का डी फॉर्म होना, डी मतलब दोबारा, फॉर्म मतलब बनना, इलेक्ट्रॉन का दोबारा से फॉर्म होना नई पोजीशन पे क्या कहलाता है? डीफॉर्मेशन। अब डीफॉर्मेशन करता कौन है? कैटायन। और होता किसका है? एनायन का। तो कैटायन के द्वारा इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन का डीफॉर्मेशन करके उसको शेयर करा लिया जाता है, और यही फिनोमिना कहलाता है पोलराइजेशन। अच्छा, थोड़ा शेयर कराएगा तो कम कोवेलेंट करेक्टर, और ज़्यादा शेयर कराएगा तो और ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर, और मैक्सिमम 50% हो सकता है। मतलब कंप्लीट शेयर तो यही हो सकता है ना, तो कितना आ जाएगा? 100% कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा। लेकिन ऐसा होता नहीं, कोई भी 100% कोवेलेंट नहीं होता है। तो जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड शिफ्ट होकर इसकी तरफ आएगा, इलेक्ट्रॉन क्लाउड किससे कहते हैं? क्योंकि इलेक्ट्रॉन कोई ऐसी चीज़ तो है नहीं कि ईंट पत्थर टुकड़ा है। एक तो एक नेगेटिव चार्ज है, ये नेगेटिव चार्ज इतना पड़ा हुआ, तो जो इतना सबसे छोटा नेगेटिव चार्ज निकाला गया वो आया 1.6022 10⁻19 कूलम। उस इतने सबसे छोटे नेगेटिव चार्ज को क्या कह दिया जाए? इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो इतना नेगेटिव चार्ज शिफ्ट होके यहाँ बीच में आ रहा है, 2 टाइम्स का, मतलब इलेक्ट्रॉन कहाँ आ रहे हैं? बीच में आ रहे हैं। और इतने नेगेटिव चार्ज को हम लोग क्या बोल देते हैं? इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। तो देखिए, ये जो इसने इलेक्ट्रॉन ले लिए थे, अब इसके पास बहुत सारे इलेक्ट्रॉन पड़े हैं, बहुत सारे, हमें जितने की ज़रूरत है उतने की। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ इसके पास 100% थे, जिससे इस पर नेगेटिव चार्ज आ गया था, अब वो इलेक्ट्रॉन क्या होने लगेंगे? वो यहाँ पर इस तरफ शिफ्ट होने लगेंगे ऐसे। तो जो इलेक्ट्रॉन पहले यहाँ पर थे वो शिफ्ट होके कहाँ आ रहे हैं? यहाँ पर आ रहे हैं, जी यहाँ पर, जी शिफ्ट होके यहाँ पर आ रहे हैं। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन। अब आप बताइए, थोड़ा सा पोलराइजेशन होगा, थोड़ा कोवेलेंट करेक्टर आएगा, और ज़्यादा पोलराइजेशन होगा और ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर आएगा। और मैक्सिमम शेयरिंग कितनी हो सकती है? 50%। मतलब हम दे दें यहाँ तक, तुम दे दो यहाँ तक, तो ये 50%। तो मैक्सिमम इतना आ गया तो मैक्सिमम कोवेलेंट करेक्टर आ जाएगा आपका। तो दिस इज कॉल्ड पोलराइजेशन। पोलराइजेशन जो करता है वो कौन है? कौन करता है पोलराइजेशन? कैटायन, मतलब पॉजिटिव आयन। तो कैटायन के पोलराइजेशन करने की कैपेसिटी को बोलते हैं पोलराइजिंग पावर। इसकी होती है पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। और होता किसका है पोलराइजेशन? इसको बोलते हैं पोलराइजिंग एबिलिटी या कैपेसिटी या पोलराइजेबिलिटी।
एलिजिबिलिटी। चलिए तो पहले पोलराइजेशन की डेफिनेशन लिखते हैं, फिर स्ट्रक्चर बना देना, ठीक है। लिखिए पोलराइजेशन में द डिफॉर्मेशन का मतलब है पुनः निर्माण होना, दोबारा से बनना। द डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, द डिफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन, एनायन मतलब नेगेटिव आयन। The deformation of electron cloud of anion by cation is called, the deformation of electron cloud of anion by anion means negative ion by cation is called polarization, is called polarization, पोलराइजेशन। नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड का पुनः से बनना ही क्या कहलाता है? पोलराइजेशन। और इतने अच्छे से पोलराइजेशन होगा, मतलब ये जितना अच्छा फॉर्म होगा दोबारा से, उतना ज़्यादा कौन सा करेक्टर आएगा? कोवैलेंट करेक्टर, ठीक है ना। अब डालिए हेडिंग पोलराइजिंग पावर, स्ट्रक्चर बाद में बना देना, पहले डालिए हेडिंग पोलराइजिंग पावर। अच्छा एक चीज़ बताओ, पॉजिटिव अभी बना लेते हैं एक साथ तीनों के। देखो पॉजिटिव चार्ज जितना छोटा होगा उतना डायरेक्टली कांटेक्ट में आ जाएगा नेगेटिव के, और नेगेटिव आयन जितना बड़ा होगा इलेक्ट्रॉन उससे उतनी दूर चले जाएंगे। तो ये जितना छोटा होगा और ये जितना बड़ा होगा, कोवैलेंट करेक्टर उतना ही ज़्यादा आएगा, है ना। डालिए पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर, पोलराइजिंग पावर। पोलराइजिंग पावर किसकी होती है? कैटायन की, है ना। पोलराइजिंग पावर लिखिए इसमें the power of cation, the power of cation to deform electron cloud, to deform electron cloud, the power of cation to deform electron cloud of anion, is called polarizing power. The power of cation to deform electron cloud of anion is called polarizing power, is called polarizing। बिल्कुल रटना ही नहीं बच्चों, यहीं से जो कैटायन की पावर है जिससे वो नेगेटिव आयन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को फिर से बना देता है, यही हमारी क्या कहलाती है? पोलराइजिंग पावर है। अब डालिए हेडिंग पोलराइजेबिलिटी, पोलराइजेबिलिटी। तीनों फिनोमेना बताने पड़ेंगे ना बच्चों में। पोलराइजेशन को आप तब तक नहीं समझ पाओगे जब तक आपको पोलराइजिंग पावर नहीं पता हो, पोलराइजेबिलिटी नहीं पता। पोलराइजेबिलिटी जे देखो प्राची, पोलराइजेबिलिटी। देखो कैटायन तो इलेक्ट्रॉन ले रहा है, लेकिन एनायन को भी तो देना चाहिए ना। तो एनायन की इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी होती है, क्षमता नहीं, टेंडेंसी जो होती है कि भैया तुम हमारे ले जाओ इलेक्ट्रॉन, हाँ इच्छा है ना। क्षमता तो कैटायन की है कि वो खींच ले, एनायन की तो टेंडेंसी है कि भैया तुम हमारे ले जाओ, हम कुछ नहीं कहेंगे।
जितना बड़ा एनायन होगा उसके इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस से उतनी दूर चले जाएंगे और वो उतनी आसानी से इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड देने की टेंडेंसी ही कहलाती है पोलराइजेबिलिटी। लिखिए, द टेंडेंसी ऑफ एनायन the tendency of anion to gets करिएगा, the tendency of anion to gets deform is called polarizability. अब देखो बच्चों, यहीं से पूरा एक बार तीनों को रिवाइज कर लो। कैटायन के द्वारा एनायन के इलेक्ट्रॉन क्लाउड को डीफॉर्म करना, ये जो फिनोमिना हो रहा है, ये यहाँ से जो यहाँ आ रहा है, दिस फिनोमिना इज डीफॉर्मेशन। ये हमारा कौन सा फिनोमिना है? डीफॉर्मेशन का फिनोमिना है। डीफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड लिख लो या इलेक्ट्रॉन पेयर लिख लो। देखिए अब यहीं से, द डीफॉर्मेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऑफ एनायन by cation is called polarization. The power of cation to deform electron cloud of anion is called polarizing power. The tendency of anion to get deformed is called polarizability. अगर हिंदी में यही होता तो आप लोग बना के कितना लेते थे। इंग्लिश में इसलिए थोड़े सेंटेंस को आपको अच्छे से पकड़ना पड़ेगा। नोट कर लीजिए, फर्स्ट बना लीजिए डायग्राम। ये तो अभी आपने फिजान का रूल पढ़ा। अब आपको ये पढ़ना है कि कौन से कैटायन की पोलराइजिंग पावर ज़्यादा होगी और कौन से एनायन की पोलराइजेबिलिटी ज़्यादा होगी, और जितना ज़्यादा ये होगा उतना ज़्यादा कोवेलेंट करैक्टर आएगा। आराम से बेटा, पानी दे दो उसे। प्राची, तुमने कैटायन बहुत दूर बना ली बेटा, थोड़ा पास बनाओ। बहुत ही दूर तो चलूँगा, घूम के फिर भी ऐसे बनाओ बेटा, काटो नहीं। हाँ बना, काटो नहीं, बना रहे दो। और इसको एक गड़बड़ा ना करो, तो और गड़बड़ लगे। मैं ही बना लो दोबारा, एक ठीक है। तुमने भी बहुत दूर बना लिया कैटायन, थोड़ा पास बनाओ बेटा। कितना दूर बना रहे हो? तो आप कैटायन यहीं से बन जाओ। एनायन कैसे डिफॉर्मेशन करें? पास बनाओ। चल तो इनका भी जाएगा, लेकिन चलाने थोड़ी है, दौड़ाना काम पर करना चाहिए। और तुम समझे जाओ बेटा, एग्जाम में वैसे बनाना है। तुम्हारे वो कैंसिल कर दिया तो है ना, तो प्रोजेक्ट पर चेक जमा होगा ना, प्रैक्टिकल चेक होंगे। इसका बेटा आपको बहुत नुकसान होगा। इमेज भी बिगड़ेगी आपकी। हम चाहें तो तुमसे